गांव की सुबह जितनी सुहावनी लगती है, उतना सुहावना शायद कुछ और माहौल नहीं लग सकता। ठंडी ठंडी हवा और भोर का उजाला जब हमारे चेहरे पर पड़ता है तो एक नई ताजगी से पूरा शरीर भर जाता है। सूरज धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कि खेतों के किनारे से ऊपर उग रहा हो, जैसे कोई फसल धीरे धीरे बढ़ रही हो। कभी गांव के किसी कोने से तो कभी किसी और कोने से मुर्गे की बांग पूरे गांव में गूंजने लगती है और आसपास धुंध का माहौल भी छाया रहता है। गांव के किसान सवेरा होते ही अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। कोई अपनी फसल और सब्जियों को देखने के लिए, तो कोई सुबह के नित्य कर्म करने के लिए। ऐसी ही सुहावनी सुबह में अगर हम खेतों की तरफ निकल जाएं, तो वहां की गीली मिट्टी, पकी हुई फसलें, ये सब हवा में घुल मिलकर एक ऐसी सुकून भरी खुशबू बिखेरती है कि मन खुशी से किसी बारिश में नाचते हुए मोर की तरह झूमने लगता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत से गांव की बात करने वाले हैं, जो एक नहर के किनारे बसा हुआ था। गांव का सबसे आखिरी घर, जो नहर के बिल्कुल आखिरी छोर पर बना था, वो मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें पूजा रहती थी। वो 23 साल की दुबली पतली मासूम सी लड़की थी, जिसकी ना जाने कितने सालों से दिनचर्या रही थी कि सुबह का उजाला फैलने से पहले ही वो उठकर घर के सारे काम निपटाना शुरू कर देती थी। बेचारी का बचपन भी आसान नहीं रहा। उसके पिताजी बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे और उसकी बूढ़ी माँ गांव में पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करने लगी थी। उन्हें जो भी काम मिला करता था, चाहे वो खेतों में धान चुनने का काम हो, तो किसी के बाग में रखवाली का काम हो, या फिर फसलों से खरपतवार निकालने का काम हो, उन्होंने घर का चूल्हा चलाने की खातिर हर एक काम किया। इसीलिए पूजा को बचपन से ही सुबह जल्दी उठने की आदत थी, ताकि वो अपनी माँ के घर के कामों में मदद कर सके और फिर फटाफट उसकी माँ गांव के बाकी कामों को करने के लिए निकल सके। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। पूजा ने चूल्हा जलाया और एक छोटी सी पीतल की पतीली में कुछ चावल पकाने के लिए रख दिए। फिर मटके में रखा हुआ पानी निकालकर वो बाकी की सब्जियां धोने लगी। ये सारे काम वो इतनी फुर्ती से कर रही थी जैसे सालों से वो इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हो। पूजा की माँ अपनी बेटी को नजर भरकर देखती, फिर गहरी सांस लेती और सोचने लगती कि अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, मुझे अब उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। चावल पकाने के बाद पूजा ने चाय चढ़ा दी। गरम गरम चाय जैसे ही बनी, उसने तुरंत जाकर कांच के गिलास में डालकर अपनी माँ को पकड़ाई। माँ का सपना था कि पूजा की अच्छी जगह शादी हो जाए, लेकिन पूजा का सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसकी माँ को अब और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी माँ को जब भी खेतों में मेहनत मजदूरी करते हुए देखती तो उसका दिल टूट जाता था। लेकिन ये जिंदगी कभी कभी सीधे रास्तों पर नहीं चलती और ना ही कभी हमारी सोच और सपनों के हिसाब से चलती है। पूजा के ही घर से कुछ दूरी पर पक्की सड़क के पास एक कोठीनुमा घर बना हुआ था। वो घर था ललिता देवी का। पूरे गांव में ललिता देवी की बहुत इज्जत थी, क्योंकि उनके परिवार के पास आम के बड़े बड़े बाग थे, जहां पर कई तरह के आम जैसे दशहरी, लंगड़ा और चौसा तक के आम लगते थे। इसी वजह से उनकी जिंदगी गांव के बाकी दूसरे घरों से बहुत ज्यादा अच्छी थी। ललिता देवी का एक ही बेटा था, जिसका नाम संदीप था। संदीप लंबा चौड़ा और शांत स्वभाव का लड़का था और वो पास के ही कस्बे में एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता था, जो यहाँ से तकरीबन कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। वह हर सुबह अपनी मोटरसाइकिल से काम पर जाता और देर शाम को घर लौटता। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। एक शाम जब बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और गांव की कच्ची सड़कें बुरी तरह से पानी और कीचड़ से भर चुकी थीं, बारिश का पानी भी वहां पर नहर में जा रहा था। उस वक्त पूजा कुएं से पानी के घड़े लेकर वापस आ रही थी कि तभी अचानक एक कीचड़ से भरे गड्ढे में उसका पैर पड़ा और वो फिसलकर गिर पड़ी, जिस वजह से घड़े एक तरफ झुक गए। तभी अचानक से एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूजा को सहारा दे दिया। अरे ध्यान से, ऐसे तो तुम गिर जाओगी। उस वक्त जिसने उसे संभाला था वो संदीप ही था। वो भी अपने काम से लौट रहा था और पूजा को इस तरह फिसलता देखकर मदद के लिए दौड़ पड़ा। पूजा घबराकर उसे शुक्रिया कहकर अपने घड़ों को दोबारा सिर पर रखने लगी, जिसमें संदीप ने उसकी फिर से मदद की। इस बीच दोनों के बीच बस थोड़ी बहुत बातचीत हुई
लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि गांव की उस कीचड़ भरी सड़क पर हुई ये छोटी सी मुलाकात आने वाले समय में एक नए रिश्ते की शुरुआत को जन्म देगी। उस दिन के बाद से संदीप कभी कभी पूजा के घर के आसपास से गुजरने लगा। कभी वो अपने बाग से कुछ आम तोड़कर पूजा की माँ के लिए लेकर आता, तो कभी बस कुछ मिनट तक उससे बात करके चला जाता। ऐसी छोटी छोटी मुलाकातों ने धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के और भी ज्यादा नजदीक ला दिया। संदीप को पूजा की सादगी और उसका इतना मेहनती होना बहुत पसंद था, और पूजा को संदीप में एक ऐसा सच्चा इंसान नजर आता था जो उसने कभी किसी और में नहीं देखा था। उनका प्यार समय के साथ और गहरा होता गया, लेकिन गांव में अक्सर इस तरह की बातें कहाँ छिप पाती हैं। बहुत जल्दी ही ललिता देवी के कानों तक भी ये खबर पहुंच गई कि उनका इकलौता बेटा पूजा नाम की लड़की से मिलता जुलता है। एक शाम को जब संदीप अपने काम से वापस लौटा तो ललिता देवी ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में उस वक्त अजीब सी बेरुखी थी। मैंने सुना है कि तू उस कच्चे घर में रहने वाली पूजा से मिलता जुलता है, क्या ये बात सच है? इस पर संदीप ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं छिपाया। ललिता देवी कुछ देर तक अपने बेटे को ध्यान से देखती रहीं, फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूजा का परिवार 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज है। ये सब चीजें दोस्ती तक तो ठीक हैं, लेकिन शादी के बारे में कभी भी मत सोचना। ये सुनकर संदीप कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, माँ, मैं पूजा से इसलिए मिलता हूँ क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। ये सुनते ही ललिता देवी जोर से हंस पड़ी। बेटा, दुनिया में सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं होता, समझ गए? जब भी किसी को बहू बनाया जाता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखी जाती, बल्कि उस लड़की का खानदान भी देखा जाता है। ये कहकर ललिता देवी अपने कमरे में चली गईं और संदीप वहीं खड़ा रह गया। लेकिन उस दिन के बाद से घर का माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया था। वो जानता था कि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी संदीप ने अपना फैसला नहीं बदला। समय धीरे धीरे बीतता गया। ललिता देवी के कई बार मना करने के बावजूद भी संदीप अपनी बात से पीछे नहीं हटा। वो पूजा से ही शादी करना चाहता था। आखिर कई महीनों की लगातार बहसबाजी के बाद ललिता देवी को अपने बेटे के आगे झुकना पड़ा और फिर उन्होंने बेमन से हाँ कर दी। संदीप और पूजा की शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। गांव में जैसी बाकी दूसरी शादियां होती हैं, जिनमें ढेर सारा शोर शराबा, डीजे, नाच गाना और हल्ला होता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ एकदम शांत तरीके से हुआ। सारी रस्मों के दौरान ललिता देवी के चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आई। जब मेहमान रस्में खत्म होने के बाद धीरे धीरे वापस जाने लगे तो ललिता देवी ने पूजा की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो उसे हमेशा के लिए याद रह गई। ललिता देवी ने कहा कि मेरा ये घर मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए नहीं है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना। ये बात सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन पूजा को किसी कांटे की तरह चुभ गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। वो समझ चुकी थी कि अब ससुराल में उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन जब उसने संदीप की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि संदीप ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उस वक्त पूजा को खुद में एक अजीब सी इच्छा शक्ति महसूस हुई और उसने खुद से वादा किया कि वो हर मुश्किल का सामना करेगी, क्योंकि उसका पति उसके साथ है। वो अच्छे से जानती थी कि गांव की सबसे बड़ी कोठी के घर का दरवाजा सिर्फ एक शादी हो जाने के लिए नहीं खुल रहा है, बल्कि उन दिनों के लिए भी खुल रहा है जिनकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शादी के बाद पूजा संदीप के साथ उस बड़ी कोठी में आ गई। घर के सामने ही ढेर सारी लकड़ियों का जमघट लगा पड़ा था और कोठी के पीछे हरे भरे पेड़ों का बड़ा सा बाग फैला था, जो नहर के किनारे तक फैला हुआ था। बाहर से देखने पर वो कोठी एक पुराने खपरेल की छत, बड़े आंगन और एक कोने में रखे पानी के बड़े मटकों के साथ दिखाई दे रही थी। किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए वो एक शांत गांव के बीच बना सपनों का घर हो सकता था। लेकिन सिर्फ पूजा ही जानती थी कि उस घर की दहलीज के पार करते ही उसे एक ऐसी ठंडक महसूस होगी जो सुबह नहर के किनारे चलने वाली हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। एक बहू के रूप में जब पहले दिन पूजा चुपचाप अपने बिस्तर से उठी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई परीक्षा देने जा रही हो। उस वक्त घर में सभी लोग सो रहे थे। उसने अपनी शादी का जोड़ा चेंज किया
और फिर उसे अच्छी तरह से तय करके अलमारी में रख दिया। फ्रेश होने के बाद वो बहुत ही शांत तरीके से किचन की तरफ चली गई। उसने सोचा, मैं नई बहू हूँ, मुझे हर एक काम को ठीक से करना होगा ताकि मैं अपनी सास की नाराजगी को कम कर सकूं। लेकिन जैसे ही नाश्ता तैयार करने के लिए वो सामान इधर उधर ढूंढ रही थी, तभी पीछे से उसे ललिता देवी की कड़क आवाज सुनाई दी। अगर इतनी देर से उठोगी तो फिर काम कब कर पाओगी? ये सुनते ही पूजा चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने धीरे से कहा, पर माँ जी, मुझे तो लगा था कि मैं जल्दी उठ गई हूँ। ललिता देवी किचन के दरवाजे पर एक पटा खींचकर बैठ गईं। उन्होंने दोनों हाथ आपस में बांध रखे थे। उनकी आंखें घूर घूर कर अपनी बहू को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी हर एक चीज का मुआयना कर रही हो। वो कड़क आवाज में बोली, घर तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। आज से तुम्हें यहाँ के नियम कायदे कानून अच्छे से सीखने होंगे। सुबह 5 बजे तक गर्म पानी और पूरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। मुझे आंगन भी साफ मिले और सूरज निकलने से पहले बाहर जो मुर्गियां हैं उन सबको दाना भी डाल देना। इसके अलावा बाग का काम भी बिना कहे समझ जाओ। इस घर में बहू बनकर आई हो, यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं आई हो। उनकी हर एक बात एकदम तीखी थी। आवाज भले ही ऊंची नहीं थी, लेकिन बिल्कुल इतनी धारदार थी कि जैसे काट ही डाले। पूजा चुपचाप खड़ी रही। उसने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। तभी कमरे से संदीप बाहर आया। बाहर का माहौल देखकर वो समझ गया कि टेंशन फैली हुई है। उसने तुरंत माहौल को हल्का करने के लिए हंसकर कुछ हल्की फुल्की बातें की। वो कहने लगा, अरे माँ, आज पहला दिन ही तो है पूजा का इस घर में, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। ललिता देवी ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, पहला दिन है, इसीलिए तो समझा दे रही हूं। अगर बाद में इसे आलस की आदत पड़ गई तो फिर कौन मुसीबत भुगतेगा? ये बात सुनने में तो ऐसी लग रही थी जैसे मामूली बात कह रही हो, लेकिन पूजा समझ चुकी थी कि उसे कभी भी इस घर का सदस्य नहीं समझा जाएगा। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा कि माँ जी, मैं सब समझ गई। उसी सुबह से पूजा की एक नई जिंदगी का ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसके लिए वो अभी तक तैयार नहीं थी। सबसे पहले उसने आंगन साफ करना था। ललिता देवी की उस कोठी का आंगन कोई छोटा मोटा नहीं था। मुख्य दरवाजे से गेट तक एक बड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था। दोनों तरफ काफी सारे पेड़ पौधे लगे थे और बरामदे के पास कुछ फूलों के गमले भी रखे हुए थे। आंगन में रात भर गिरे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। सामने का आंगन साफ करने के बाद ललिता देवी ने पूजा को पीछे के हिस्से के सारे पत्ते इकट्ठा करने के लिए कहा। उसके बाद मुर्गियों के दड़वे तक जाने वाला रास्ता भी साफ करने को कहा और फिर पाइप से कीचड़ के धब्बों को धोने को कहा जो रात में गांव के कुछ कुत्तों ने पूरे आंगन में फैला दिए थे। ये सब समेटने के बाद पूजा को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि तब तक किचन में काम करने का समय हो चुका था। ललिता देवी को अपनी बहू के हाथ का बना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने पहला कौर मुंह में रखते ही मुंह बनाया और कहने लगी, इसमें नमक बहुत ज्यादा है और इसमें मसाला भी बहुत ज्यादा कर दिया है। ये देखो, ये रोटियां, ये भी तुमने उतनी अच्छी गोल नहीं बनाई हैं। इतने सालों से अपने घर में काम कर रही हो, तुमने अभी तक खाना बनाना तक नहीं सीखा। आखिर ऐसा सड़ा हुआ खाना कौन खाएगा? ये सुनकर पूजा को बहुत दुख हुआ, पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद मेरी सास का स्वभाव ही ऐसा है। मैं अपनी तरफ से और कोशिश करूंगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं थी। नाश्ते के बाद पूजा की सास पूरे घर में उसे साथ लेकर निकली और एक मालिक की तरह एक एक काम बताने लगी। ये मटका देख रही हो, ये खाली हो गया है, इसको भर कर रख देना और इस बात का रोज ध्यान रखना। और जो बर्तन गंदे पड़े हैं उनको भी रगड़ रगड़ कर साफ कर देना। ऊपर टाण पर भी कुछ पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें घिस घिस कर तुम्हें चमकाना है। और हाँ, कपड़े भी धोने के लिए पड़े हैं। बाग में कुछ फल पककर नीचे गिर गए हैं, उन्हें भी समेट कर टोकरी में भर कर ले आना। और हाँ, शाम को जानवरों के लिए चारा भी काटना है। और किचन के पीछे वाले हिस्से में स्टोर रूम बना है, उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी है। बहुत दिनों से वहां पर कोई साफ सफाई नहीं हुई है। पूजा हर एक बात को ध्यान से सुनती रही और किसी रोबोट की तरह एक एक चीज की लिस्ट अपने दिमाग में रखती जा रही थी। आज उसका पहला ही दिन था, लेकिन उसका सिर चकराने लगा था।
उसे तो अभी तक घर को समझने का ठीक से मौका भी नहीं मिला था और ना ही शादी की थकान अभी उतरी थी। लेकिन एक साथ इतने सारे काम उसके सिर पर डाल दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों से वे लोग इन सब कामों को पूरा करवाने के लिए किसी बहू के आने का ही इंतजार कर रहे थे ताकि सारा काम उसी से करवा सकें। इसके बाद एक एक करके पूजा के दिन बीतने लगे, चाहे दूसरा दिन हो, तीसरा दिन या चौथा दिन, लेकिन सब दिन एक जैसे ही थे। हर सुबह जब अंधेरा होता तभी पूजा को उठकर सारे काम करना शुरू कर देने होते। जल्दी जल्दी संदीप के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करती ताकि वो काम पर समय से जा सके। नाश्ता बनाने के बाद वो सारे कपड़े धोती, पूजा घर साफ करती, आंगन में झाड़ू पोछा करती, मुर्गियों को दाना देती और बाहर बगीचे में जो पौधे थे उन्हें पानी डालती। दोपहर में उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता था। उसकी सास बरामदे से ही आवाज लगाना शुरू कर देती, पूजा, तौलिया लेकर आओ, देखो पानी भी उबल गया है क्या। पूजा, बगीचे से जाकर कुछ नींबू तोड़ लाओ। पूजा, जाओ आंगन में जाकर ये पापड़ सुखाकर पलट दो। धीरे धीरे बादल छाने लगे, अगर बारिश शुरू हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उस घर में पूजा का नाम सुबह से लेकर शाम तक गूंजता रहता था, लेकिन कभी भी उसे उन आवाजों में किसी का प्यार या अपनापन सुनाई नहीं देता था। यह आवाज हमेशा एक ऑर्डर की तरह होती थी। शुरू में संदीप ने इस पर ध्यान दिया। रात में जब वो अपनी पत्नी को थकान के मारे अपने हाथ पैर दबाते देखता तो पूछने लगता, बहुत थक गई हो क्या। पूजा अपनी थकान छुपाते हुए हल्के से मुस्कुरा देती, नहीं कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मुझे सबकी आदत हो जाएगी। संदीप ये सुनकर मान भी जाता। उसे लगता था कि गांव में हर घर में इसी तरह होता है, बहू सास की मदद करती है, ये तो कोई आम सी बात है। इसके अलावा वो दिन भर अपनी फैक्ट्री में काम करता, सुबह जल्दी जाता और देर रात को लौटता, इसलिए घर में होने वाली कई सारी बातें वो अपनी आंखों से देख ही नहीं पाता था, और जो कुछ भी वो देखता था उसे भी वो नजरअंदाज कर देता था, ये सोचकर कि थोड़ी बहुत मेहनत तो शादी के बाद सभी को करनी ही पड़ती है। संदीप की यही लापरवाही पूजा को अकेलापन महसूस करवाने लगी थी। एक दिन दोपहर को बहुत गर्मी थी। नहर की तरफ से आने वाली हवा भी ईंटों के फर्श से उठने वाली गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि तभी उसे अचानक चक्कर आ गया। वो एक खंबे का सहारा लेकर कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसकी सास वहां से गुजरी और अपनी बहू को इस तरह चुपचाप खड़ा देखकर दांत पीसने लगी। बस हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा काम करके ही तुम्हारी सांस फूलने लगी। अरे हमारे जमाने में तो हम लोग इससे भी कई गुना ज्यादा काम करते थे। पूजा ने जल्दी से कहा कि माँ जी मैं थकी नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। ये सुनते ही ललिता देवी जोर से हंस पड़ी। आजकल की लड़कियां बहाने बनाने में ही सारा दिमाग लगाती हैं। जरा सी मेहनत क्या करनी पड़ गई, बस थक गई और चक्कर आने लगे। अरे आगे चलकर घर में और भी काम बढ़ेगा तो तुम तो भाग जाओगी। ये बात पूरे दिन पूजा के दिमाग में घूमती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास हमेशा उससे चिड़ी हुई ही क्यों रहती हैं। ऐसा लगता था जैसे वो यहाँ सिर्फ खाने पीने और उनकी धन दौलत को हड़पने के लिए आई हो, ना कि उनके बेटे से सच्चा प्यार करके उसकी पत्नी बनकर। एक शाम को जब वो बाग में गिरे हुए फलों को उठाकर टोकरी में रख रही थी, तभी पूजा ने सुना कि वहां से निकलने वाली दो पड़ोस की औरतें बाग के पास खड़ी होकर बातें करने लगी। एक ने पूछा, ललिता बहन तुम्हारी नई बहू तो बहुत मेहनत करती है। उसकी सास ने तुरंत कहा, मेहनत करेगी तो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी, गरीब घर की है तो अपनी औकात के हिसाब से ही तो काम करना पड़ेगा ना। पूजा बेचारी सिर झुकाकर काम करती रही, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ अब फलों को नहीं उठा रहे थे, बल्कि जमीन की मिट्टी को कुरेदने लगे थे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना चेहरा ऊपर उठा ले। उसे डर था कि अगर वो चेहरा ऊपर उठाएगी तो वे लोग उसकी लाल आंसुओं से भरी आंखें देख लेंगे। उसी शाम जब संदीप काम से लौटा तो पूजा ने सोचा कि वो अपने पति को ये सब बताएगी, लेकिन जब उसने देखा कि संदीप बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था, उसके शरीर से पसीने और धूल की महक आ रही थी, इसीलिए वो चुप हो गई। उसे डर था कि अगर वो कुछ कहेगी तो संदीप सोचेगा कि मैं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रही हूँ और इन शिकायतों से घर का माहौल और भी ज्यादा खराब हो सकता है। उसके मन में अभी भी उम्मीद थी कि अगर वो अच्छी तरह से काम करेगी, कोई शिकायत नहीं करेगी,
सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी सास बदल जाएगी। लेकिन ये उम्मीद पूरी होने से पहले ही एक और वाकया हो गया। उस दिन ललिता देवी के दूर के रिश्तेदार के यहाँ पूजा थी। सुबह से ही उन्होंने पूजा को तैयार होने के लिए कहा। पूजा को लगा कि वो अपने पति के रिश्तेदारों से मिलने जा रही है, इसीलिए वो थोड़ी खुश नजर आ रही थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी, बालों को अच्छी तरह से जूड़ा बनाकर बांधा और उसकी माँ ने कुछ दिन पहले जो थोड़ी बहुत मिठाई अपने हाथों से बनाकर भेजी थी वो भी एक टोकरी में अच्छे से पैक कर ली। जब वे रिश्तेदारों के घर पहुंचे तो वहां उसने देखा कि आंगन में बहुत सारे लोग जमा थे। संदीप और पूजा को आते देखकर कुछ औरतें मुड़कर देखने लगीं। एक ने हंसकर पूछा, यही नई बहू है क्या? पूजा ने जैसे ही पैर छूने के लिए सिर झुकाया तभी ललिता देवी ने कहा, हाँ बेचारी गरीब घर की है, पर हाँ काम करने में बहुत अच्छी है। पूजा का सबके सामने दिया गया ये छोटा सा परिचय उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगा। सुबह से लेकर शाम तक पूजा को किसी के साथ बैठकर बात करने का मौका तक नहीं मिला। ललिता देवी ने उसे रसोई में सब्जियां काटने, बर्तन धोने, सबको खाना परोसने और मेज साफ करने के काम में लगा रखा था। बाहर से देखने वाले शायद ये सोच रहे होंगे कि वो घर की बहू है जिसे काम में मदद के लिए बुलाया गया है, पर बहू होने के बावजूद पूजा की हैसियत किसी नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। लौटते समय जब वे लोग निकले तो शाम हो आई थी। मेढकों की तरह तरह की आवाजें आने लगी थीं। संदीप आगे गाड़ी चला रहा था और पूजा पीछे बैठी थी। उसके हाथ साड़ी के पल्लू के किनारे को बार बार उंगलियों में लपेट रहे थे। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। घर पहुंचते ही ललिता देवी ने गाड़ी से उतरते ही कहा, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, आज बाहर जाने की वजह से बगीचे की सफाई नहीं हुई है। छोटी छोटी नालियां भी जाम हो गई होंगी और पानी भी पेड़ों की जड़ों में भर गया होगा। पूजा ने धीरे से कहा, ठीक है। अब उसमें और कुछ आगे कहने की हिम्मत नहीं बची थी। उसी रात जब संदीप गहरी नींद में सो रहा था, पूजा आंखें खोलकर छत को घूर रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ों के पत्तों के हवा से सरसराने की आवाज आ रही थी और दूर नहर के पास से किसी इंजन की आवाज भी गूंज रही थी। उसे अपनी माँ का वो मिट्टी वाला घर याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो और उसकी माँ सिर्फ प्याज और रोटी खाकर भी कितनी खुश रहती थी। आज वो इतने बड़े सुख सुविधाओं वाले घर में थी, लेकिन खुद को बिल्कुल अकेला और उदास महसूस कर रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या शादी के कुछ ही दिनों में वो इतना थक गई है? तो फिर आगे आने वाले दिन उसके कैसे बीतेंगे? इधर बाहर के कमरे में ललिता देवी जाग रही थी। वो पीले बल्ब की रोशनी में बैठकर घर के खर्चों का हिसाब किताब कर रही थी। उनकी आंखों में अपनी नई बहू के लिए कोई अपनापन नहीं था। उनके दिमाग में पूजा प्यार करने वाली बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान थी जिसे हमेशा बस कंट्रोल में रखना था, जिसे उसकी गरीबी और उसकी औकात याद दिलाते रहना था। इधर पूजा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ भी वो सह रही है वो कुछ दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उन दिनों पूजा खुद को समझाती रही कि उसे बस थोड़ी हिम्मत रखनी है। उसने सोचा, मैं भी नई बहू हूं, इसीलिए सास को अभी आदत नहीं है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर पूजा को अंदाजा नहीं था कि उसकी सहनशीलता ललिता देवी को नरम करने की जगह उन्हें और ज्यादा उत्साहित कर रही थी। शादी के दूसरे हफ्ते से घर के लगभग सारे काम पूजा के कंधों पर ही आ गए थे। अब सिर्फ ललिता देवी ने उसे रोकने टोकने और छोटी छोटी गलतियां निकालने की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो हर वक्त उस पर हुक्म चलाती थी, जैसे वो घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, जिसे हर भारी और हल्का काम करने के लिए लाया गया है। इतना सारा काम करने के बाद उसे अपने लिए ना तो ठीक से खाना खाने का मौका मिलता था और ना ही किसी और चीज पर ध्यान देने का समय मिलता था। ललिता देवी एक काम बताती और एक काम पूरा होते ही दूसरा काम पूजा को पकड़ा देती। दोपहर के समय भी ललिता देवी अपनी बहू को जरा भी आराम नहीं करने देती थी। वो उसे पूजा घर में रखे पीतल के बर्तनों को फिर से चमकाने के लिए कहती और घर के सारे कमरों के बिस्तरों को झाड़ने के लिए बोलती। शाम होते ही वो पीछे वाले कबाड़ खाने को साफ करने की याद दिलाती। पूजा उस घर में एक मशीन की तरह काम करती रहती थी।
जितना ज्यादा वो काम करती, उतना ही उसे एक बात का एहसास होने लगा जो उसकी आत्मा को हिलाकर रख देता था कि उसकी सास इन सारे कामों को बहू का परिवार की मदद करना नहीं मानती थी, बल्कि वो पूजा की ड्यूटी समझती थी। क्योंकि ललिता देवी की सोच के मुताबिक गरीब घर की लड़की को सिर झुकाकर काम करके ही एहसान चुकाने चाहिए। एक बार जब पूजा रसोई में सब्जियां काट रही थी तो उसने अपनी सास को पड़ोस की एक औरत से बात करते हुए सुना, जो उस वक्त घर आई थी। उस औरत ने घर के अंदर झांकते हुए पूजा की तारीफ की। बहन जी, आपकी बहू तो बहुत ही मेहनत करती है। भले ही घर में नई नई आई है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो सारे काम अच्छे से जानती है। पूजा की सास ने तुरंत मुंह सिकोड़ कर कहा, मेहनत नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? यहाँ से उसे कितनी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। उसके उस मिट्टी के घर में रखा ही क्या था ना। ठीक से ना तो खाने को मिलता था, ना ही तन ढकने को कपड़ा मिलता था। यहाँ तो खाना पीना ही बदल गया है। और अब जब इस घर का नमक खाएंगी तो बदले में काम भी तो करना पड़ेगा ना। उस वक्त पूजा के हाथ एकदम रुक गए। उसका दिल दुख गया, इसलिए नहीं कि यह बात जोर से कही गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी सास ने जानबूझकर इतनी जोर से कहा था कि वो सुन सके। वो चाहती थी कि पूजा ये अच्छी तरह समझ ले कि इस घर में आने के बाद से उसे कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। उस रात जब कमरे में संदीप बिस्तर पर आराम से लेटा था तो पूजा ने हिम्मत जुटाकर अपने पति से पूछा, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमेशा यही सोचती हैं कि मैं यहाँ सिर्फ आपके परिवार पर बोझ बनने के लिए आई हूँ। संदीप अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखो माँ थोड़ा सख्त मिजाज की हैं, उनकी किसी बात का मतलब बुरा मत निकाला करो। पूजा हिचकिचाई, पर मेरी बात भी समझने की कोशिश तो करिए। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ और कभी कभी तो मुझे ठीक से खाना खाने का समय भी नहीं मिलता है। ये सुनकर संदीप ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। एक बात बताओ, घर में जितने भी काम हैं तुम अगर कर लेती हो तो उससे माँ की मदद ही तो हो जाती है। हम सब लोग साथ में ही तो रहते हैं ना, तो तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर क्यों लगाती हो? अपने पति का ये जवाब पूजा के दिल पर छुरियां चला गया। उसने फिर आगे कुछ भी नहीं कहा। वो समझ चुकी थी कि संदीप की नजरों में जो कुछ भी वो हर दिन इस घर में सह रही है वो सिर्फ छोटी बात थी। वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी माँ एक एक हरकत करके किस तरह से उसे अंदर से तोड़ रही थी। उस दिन के बाद से पूजा ने लगभग कभी कोई शिकायत नहीं की, पर वो जितना चुप रहती उतनी ही बात बिगड़ती गई। एक शाम ललिता देवी ने पूजा को आंगन में बुलाया और अलमारी से निकले कपड़ों के ढेर की ओर इशारा करके बोली, बहू, ये मेरे कपड़े हैं। आज से इन्हें तुम मशीन में नहीं बल्कि हाथ से धोना। अपने कपड़ों के साथ मशीन में मत डालना, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। पूजा ने बस सिर हिला दिया। इसके बाद ललिता देवी बोली, और कल से खाना खाने के बाद बर्तन तुरंत ही धुले जाने चाहिए, सिंक में पड़े नहीं रहने चाहिए। ये घर खाली ऐशो आराम भोगने के लिए नहीं है। ये सुनकर पूजा का गला भर आया। सुबह से घर में जो एक टांग पर नाच रही थी वो सिर्फ पूजा ही थी। फिर भी ललिता देवी ऐसे कह रही थीं जैसे वो सिर्फ बैठकर हुक्म चला रही हों। उस रात जब वो संदीप की शर्ट में बटन लगा रही थी तभी उसने अपनी सास की ऊंची आवाज आंगन से आती हुई सुनी। पूजा दौड़कर बाहर गई तो देखा कि उसकी सास चिप्स और पापड़ की टोकरियां लेकर खड़ी थी और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। ये किसने सुखाया है? ये तो अभी भी गीले हैं। पूजा चौंक गई। वो कहने लगी कि वो दोपहर में हवा नहीं चल रही थी, मैंने इन्हें कई बार पलटा था। ललिता देवी ने एक टोकरी जोर से फेंक दी। ऐसे पलटते हैं कि सब कुछ सड़ जाए? तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। तभी उसी समय पास से गुजरती दो औरतें दरवाजे से अंदर झांकने लगी। ललिता देवी को अब और भी ज्यादा मौका मिल गया। उन्होंने और तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मैंने तो सोचा था कि घर में बहू आएगी तो मेरी कुछ मदद मिल जाएगी, पर मेरे तो कर्म ही फूट गए। यहाँ तो मुझे हर चीज सिखानी पड़ रही है, हर चीज के लिए टोकना पड़ रहा है। ये सुनते ही पूजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो पत्थर की तरह खड़ी रह गई। शर्मिंदगी और दुख की वजह से उसे रोना आ रहा था, पर इस सब के बावजूद उसने झुककर सारा फैला हुआ सामान समेटना शुरू किया। वो एक शब्द भी नहीं बोली। उस दिन के बाद से गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। जो लोग पूजा से हमदर्दी रखते थे वो कहते कि ललिता देवी की बहू बेचारी बहुत कुछ झेल रही है। अभी वो नई नई आई है, लेकिन जानवरों की तरह उससे काम कराया जाता है।
बाकी के लोग बस देखकर सिर हिलाते, क्योंकि हर कोई ललिता देवी के गुस्से भरे स्वभाव से डरता था। इसीलिए कोई भी उनके मामले में पड़ना नहीं चाहता था। जब भी पूजा सुबह गांव के सड़क किनारे बिकने वाली सब्जियां खरीदने जाती, तो वो महसूस करती कि लोग उसे दया और झिझक भरी नजरों से देख रहे थे। एक दोपहर जब वो आंगन में कपड़े सुखाने जा रही थी, तो उसने अनजाने में वहीं मुर्गियों के बाड़े के पास खड़ी दो औरतों को आपस में बात करते सुना। पूजा दिखने में तो अच्छी खासी है, लेकिन उसकी किस्मत कितनी खराब है। दूसरी ने कहा, हाँ, बहू बनकर जब से आई है तब से बहू कम नौकरानी ज्यादा लगती है। ये सुनकर पूजा को पहली बार ये एहसास हुआ कि सच में उसकी हैसियत बहू की नहीं बल्कि एक नौकरानी की ही है। उसी पल से उसके दिल में एक ऐसी कड़वाहट पैदा हुई जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसे लगने लगा कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सुबह आंख खुलते ही एक के बाद एक काम शुरू हो जाते और कोई काम खत्म होने का नाम नहीं लेता। ना कोई उसे प्यार भरी नजर से देखता और ना कोई उसकी सराहना करता। सिर्फ हुक्म चलाया जाता, ताने मारे जाते और बार बार उसे याद दिलाया जाता कि वो एक गरीब घर से आई है। सबसे ज्यादा दुख तो उसे तब होता था जब संदीप के सामने ये सब होता रहता और वो फिर भी मुंह बंद किए रहता। एक शाम जब पूजा पीछे से जानवरों के चारे की भरी बोरी उठाकर ला रही थी, तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बची। संदीप, जो कि अभी अभी काम से लौटा था, दौड़कर उसे संभालने आया। इससे पहले कि वो ठीक से खड़ी हो पाती, ललिता देवी तुरंत बाहर निकली। उनकी तेज और तीखी आवाज सुनाई दी, एक बोरी भी ये लड़की ठीक से नहीं उठा सकती। जरा सा गिर जाने पर ऐसे कर रही हैं जैसे बहुत नाजुक कली हो। पूजा ने घबराकर अपनी सास की तरफ देखा। इससे पहले कि वो संदीप से कुछ कहती, तभी उसकी सास एक बार फिर बोली, देख ले अपनी पत्नी को, हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे ही इसे टोकना पड़ता है। संदीप ने एक तरफ पूजा की तरफ देखा और फिर अपनी माँ को देखा और अंत में उसने सिर्फ एक बात कही, पूजा तुम थोड़ा सा ध्यान से काम किया करो। संदीप की ये बात उसके दिल को चीर कर चली गई। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिस पर उसने भरोसा किया था, वो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी अपनी माँ के साथ ही खड़ा था। हो सकता है कि संदीप बुरा ना हो, लेकिन उसकी खामोशी भी किसी जुल्म से कम नहीं थी। इस बात ने उसे समझा दिया कि जिंदगी में कुछ लोग सीधे तौर पर आपको चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन वो दूसरों को ऐसा करने देते हैं। उस रात गांव में अचानक से बारिश शुरू हो गई। हवा के झोंके दरवाजे की दरारों से अंदर आ रहे थे, साथ में गीली मिट्टी और बाहर बगीचे की सड़ी हुई पत्तियों की महक भी ला रहे थे। पूजा कमरे में लेटी बारिश की आवाज सुन रही थी। उसका दिल उलझा हुआ था। उसे अपनी शादी का पहला दिन याद आया, जब उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो अच्छी और संस्कारी बहू बनकर रहेगी तो जल्दी ही उसकी सास का व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन अब उसका वो विश्वास धीरे धीरे टूट रहा था। उसे हर सुबह उठने से डर लगने लगा था। उसे अब ललिता देवी की कड़कती आवाज से डर लगता था, उनकी ठंडी नजरों से डर लगता था और संदीप की खामोशी से भी डर लगता था, क्योंकि यही उसे सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करवाती थी। इधर ललिता देवी को लग रहा था कि उनका लगातार दबाव पूजा को हमेशा खामोश रहने के लिए मजबूर करता रहेगा, पर असल में ऐसा दबाव एक दिन बहुत बड़े दर्द में बदल जाता है। पूजा सोच रही थी कि इस घर में उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली सिर्फ उसकी सास ही नहीं है। सास के तानों से ज्यादा दर्दनाक संदीप की बेरुखी थी, जिसने कभी उसका हाथ पकड़कर बाकी की जिंदगी साथ बिताने का वादा किया था और उसका साथ देने का भी वादा किया था। शुरू शुरू में संदीप सिर्फ चुप रहता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे उसकी खामोशी बेरुखी में बदल चुकी थी और फिर बेरुखी उन बातों में बदल गई जिन्हें सुनकर पूजा बस सुनकर ही रह जाती थी। संदीप का ये बदलाव एक दिन में नहीं आया था, ये बहुत धीरे धीरे हुआ, इतने धीरे कि अगर कोई ध्यान न दे तो लगे कि सब कुछ सामान्य तरीके से ही चल रहा है। लेकिन पूजा इस माहौल में रह रही थी, इसलिए वो हर छोटे बदलाव को महसूस कर रही थी। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो संदीप हर रात काम से लौटकर पूछता था कि क्या वो थक गई है, उसने खाना खाया है या नहीं।
एक बार जब उसने देखा कि ढेर सारे बर्तन धो धोकर पूजा के हाथ लाल हो गए हैं, तो संदीप ने उसे लगाने के लिए लोशन भी दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ये सारी फिक्र और ये सारी बातें भी खत्म हो गईं। वो घर आता, खाना खाता, अपनी माँ की बातें सुनता और फिर आराम करने के लिए लेट जाता, और पूजा किचन में एक परछाई की तरह चुपचाप काम करती रहती। एक रात सारे बर्तन साफ करने के बाद पूजा थके हुए कंधों के साथ कमरे में आई। वो बिस्तर के कोने में बैठी और हिचकिचाते हुए अपने पति की तरफ देखकर बोली, संदीप जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? उसने बिना ध्यान दिए कहा, क्योंकि वो उस वक्त अपना फोन देख रहा था। पूजा ने फिर से हिम्मत जुटाई और बोली कि मुझे लगता है कि आजकल माँ मुझसे हर छोटा बड़ा काम करवाती हैं। मुझे मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में एक बाहरी इंसान हूँ। संदीप ने फोन नीचे रखा। उसकी आवाज में पहले जैसी नरमी नहीं थी। तुम फिर से उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई? उसकी इस बात ने पूजा को चुप कर दिया। उसने समझाने की कोशिश की, मैं उन सब बातों को दिल से नहीं लगाना चाहती, लेकिन मुझे महसूस होता है कि माँ मुझे सच में अपनी बहू नहीं मानती। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मुझे काम करके एहसान चुकाने चाहिए। इससे पहले कि पूजा अपनी बात पूरी करती, संदीप ने कहा, अगर माँ ने तुमसे कुछ कह भी दिया है तो उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। गांव में बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें भी तो इस बात का अंदाजा होना चाहिए ना। तुम क्यों बात को इतना बढ़ावा देती हो? इस बार संदीप की आवाज में कड़वाहट थी और कमरे में सन्नाटा पसर गया। पूजा ने ध्यान से अपने पति को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि संदीप को अपनी पत्नी का दुख नहीं, बल्कि ये सब एक झंझट दिखाई देगा। इसके बाद पूजा समझ गई कि अब उसके पास अपनी बात कहने के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन जो चीज उसे और भी ज्यादा दुख देने वाली थी, वो अभी बाकी थी। एक दिन ललिता देवी की कमर में दर्द हो रहा था। सुबह से ही वो बाहर तख्त पर लेटी हुई थी। पूजा, जो खुद कई दिनों से जल्दी उठने की वजह से थकान महसूस कर रही थी, फिर भी उसने दलिया बनाकर तैयार किया। उनके लिए सिकाई का गर्म पानी तैयार किया गया और तौलिया लेकर आई। उसने हर काम किया, लेकिन जब संदीप काम से लौटा तो ललिता देवी ने अपने बेटे को पास बुलाकर दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इस घर में तो अब किसी को भी मेरी परवाह ही नहीं है। सुबह से मैं दर्द में पड़ी परेशान हूँ। जब तक मैंने कहा नहीं, तब तक किसी ने मेरा कुछ भी नहीं किया। पूजा वहीं पास में ही खड़ी थी। उसने संदीप की तरफ इस उम्मीद में देखा कि वो कुछ तो न्याय की बात करेगा, पर संदीप ने पूजा से कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने नाराजगी भरी नजर से उसकी तरफ देखा। वो उठा और बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें फिर भी याद दिलाना पड़ रहा है। पूजा दंग रह गई। वो हकलाकर बोली, मैंने सुबह से ही माँ का बहुत ध्यान रखा है। तभी ललिता देवी बीच में बोली, हाँ, किया तो है, लेकिन बेमन से कर रही थी। मैं दर्द में थी और ये धीरे धीरे काम कर रही थी। संदीप ने कहा, तुम्हें और ध्यान से माँ का ख्याल रखना चाहिए था। उस पल पूजा को ऐसा लगा जैसे वो अपने पति के सामने नहीं, बल्कि किसी अजनबी के सामने खड़ी है। उस दिन के बाद से संदीप पर अपनी माँ की बातों का और भी ज्यादा असर होने लगा। हर बार जब वो पूजा को काम खत्म करने के बाद कुछ मिनट आराम करते देखता, तो वो उसका पक्ष लेने की जगह कहता, जल्दी से काम खत्म कर लो, वरना माँ फिर से नाराज हो जाएगी। एक बार पूजा भारी कपड़ों को लेकर बरामदे से निकल रही थी, तो उसका हाथ मुड़ गया और दूसरे हाथ में रखा हुआ पानी का बर्तन फर्श पर छलक गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, संदीप ने मुंह बनाकर कहा, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। ये सुनकर पूजा चुपचाप फर्श साफ करने लगी। वो कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि जिस पति पर उसने कभी भरोसा किया था, वो अब उसे अपनी माँ की नजरों से ही देखने लगा था। भले ही वो ललिता देवी जितनी कठोरता नहीं दिखा रहा था, लेकिन वो खड़ा अपनी माँ के साथ में ही था। गांव में लोग अभी भी सोचते थे कि नई नई शादी हुई है तो पति पत्नी खुश होंगे, पर किसी को नहीं पता था कि इस बड़े घर में पूजा के लिए हर एक गुजरता दिन किसी गहरे दलदल में फंसने जैसा था। वो शादी को बचाने की जितनी कोशिश करती, उतना ही उसे अंदर से एहसास होता कि वो धीरे धीरे पूरी तरह से टूटती जा रही है। अगले दिन शाम के वक्त जब पूजा बाहर का काम निपटाकर अंदर की तरफ आ रही थी, कि तभी उसने अपनी सास को संदीप से कहते हुए सुना, बेटा, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी, बहू ऐसी लानी चाहिए जो घर गृहस्थी को समझ कर चले, जो हर बात पर दुखड़ा रोए। ऐसी बहू के होते हुए घर में भला शांति कैसे रहेगी?
पूजा दरवाजे के पर्दे के पीछे ही रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदीप का जवाब साफ साफ सुना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूजा के कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी। हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि पूजा आजकल कुछ ज्यादा ही सोचती है। उसकी सिर्फ इस एक बात ने पूजा को अंदर तक झकझोर दिया। जिन आंसुओं को वो आज तक अंदर ही अंदर पी रही थी, जिन मौकों पर वो चुप रहती थी, जिन पलों में वो सिर्फ ये चाहती थी कि उसका पति उसे समझे, संदीप के लिए वो सिर्फ ज्यादा सोचने वाली थी। उस रात पूजा दीवार की तरफ मुंह करके लेटी रही। उसने कुछ नहीं कहा, संदीप ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों के बीच सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी और एक दूरी थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। इधर ललिता देवी बहुत खुश थी कि वो हर दिन अपनी बहू को उसकी औकात याद दिला रही हैं, और संदीप को इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसकी ये खामोशी और उसका हर एक कदम उसकी पत्नी को उससे दूर करता जा रहा है। जब पूजा ने संदीप के मुंह से खुद सुना कि वो बस ख्यालों में ही डूबी रहती है, तो उसने अपने पति से खुद को समझे जाने की उम्मीद भी छोड़ दी। उसने सफाई देना बंद कर दिया और अपनी कोई भी परेशानी बताना भी छोड़ दिया। उस बड़े घर में पूजा एक परछाई की तरह चुपचाप एक के बाद एक काम करती रहती थी। जितना वो चुप रहती, उतना ही उसे हर एक चीज साफ नजर आती। वो समझ चुकी थी कि ललिता देवी उसे कभी दिल से नहीं अपनाएंगी, और उसका पति भी अब उसे नहीं समझने वाला। पर उसे एक बात अजीब लगती थी कि उसके दिल में इतना दुख होने के बावजूद भी वो उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मानना था कि जो एक बार परिवार बन जाए, चाहे फिर उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, वह हर रिश्ते का मान सम्मान रखना अच्छे से जानती थी। उन्हीं दिनों ललिता देवी अचानक से काफी बीमार पड़ गईं। वो उस वक्त बरामदे में फल छांट कर रख रही थी कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उन्होंने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो एक तरफ झुक गईं। पूजा किचन से बाहर निकली। ये सब देखकर वो घबरा गई और उनकी तरफ दौड़ी। माँ जी, माँ जी, आपको क्या हुआ? ललिता देवी बुरी तरह से कांप रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। बिना कुछ सोचे पूजा पड़ोस के घर से गाड़ी मंगवाने के लिए दौड़ी। उस समय संदीप फैक्ट्री में था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। वो अकेले ही किसी भी तरह अपनी सास को सहारा देकर सड़क तक लाई और फिर मदद के सहारे उन्हें गांव के ही एक क्लिनिक में लेकर गई। रास्ते में ऊबड़ खाबड़ सड़क पर पूजा एक हाथ से अपनी सास को संभाले हुए थी और दूसरे हाथ से दवाइयां और कागजों का थैला कसकर पकड़े हुए थी। उसकी साड़ी पसीने से भीग गई थी और दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। ललिता देवी ने उसे कितना भी बुरा भला क्यों ना कहा हो, न जाने कितने ही ताने दिए हों, लेकिन जब उसने अपनी सास को आंखें बंद किए हुए उस हालत में सांस लेते देखा, तो पूजा के मन में बस एक ही ख्याल था कि किसी भी तरह उन्हें ठीक कर देना। डॉक्टर ने बताया कि ललिता देवी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था और कई दिनों से देर रात तक जागने और ठीक से खाना ना खाने की वजह से उन्हें कमजोरी आ गई थी। ये सुनकर पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। जब संदीप को खबर मिली तो वो तुरंत दौड़ा चला आया। जैसे ही उसे अपनी माँ को बिस्तर पर लेटे देखा तो वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? पूजा ने अपने पति की ओर देखा। उसका गला भर आया। वो कहना चाहती थी कि उसने कई बार फोन किया था, पर संदीप ने फोन नहीं उठाया। उसने धीरे से कहा, वो उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी और जल्दबाजी भी थी। मैं पहले माँ जी को यहाँ लेकर आई। तभी उसी वक्त वहां डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने कहा, अब तक तो सब कुछ इस लड़की ने ही संभाला है। अगर ये आपकी माँ को यहाँ पर समय पर लेकर ना आती तो उनके हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। ये सुनकर संदीप चुप हो गया, जबकि पूजा चुपचाप खड़ी रही। उसने अपनी कोई भी तारीफ नहीं की। ललिता देवी बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। घर लौटने पर संदीप ने सिर्फ एक बात कही, कल से माँ को समय पर दवाइयाँ देती रहना। उसने शुक्रगुजारी का एक शब्द तक नहीं कहा। अगर कोई और होता तो शायद उसे बहुत दुख होता, लेकिन पूजा ने बस सिर हिला दिया और चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसने अपनी सास के लिए पतली खिचड़ी बनाई और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखने लगी। उस रात ललिता देवी को सिरदर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी। पूजा ही थी जो देर रात तक जागकर उनके सिर पर मालिश करती रही और पट्टी भी बदलती रही। बार बार उन्हें वो चम्मच से वो गोली खिलाती रही जो डॉक्टर ने दी थी। उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन अपनी सास की सेवा करने की वजह से वो सो नहीं सकती थी।
जिस वजह से उसकी आंखें जलने लगी थीं। लेकिन जैसे ही वो अपनी सास को करवट बदलते हुए सुनती, वो तुरंत आंखें खोल लेती। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। ललिता देवी अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चलती थीं। इसीलिए अब सिर्फ पूजा के कंधों पर घर के काम ही नहीं थे, बल्कि ललिता देवी की भी पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, हल्का खाना बनाकर खिलाना, उनके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करना, उनके कपड़े धोना, सारा काम वही कर रही थी। एक शाम संदीप काम से देर से लौटा तो उसने देखा कि पूजा बरामदे में अपनी सास के पैर दबा रही है। उस वक्त उसका चेहरा बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उस पल संदीप कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा। शायद उसके दिल में कुछ नरमी आई, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगली ही सुबह जब ललिता देवी ने शिकायत की कि खिचड़ी थोड़ी गर्म है, तो उसने फिर से पूजा से कहा कि तुम थोड़ा ध्यान से काम किया करो। ये सुनकर पूजा ने सिर झुका लिया। वो समझने लगी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अगर आप जान भी दे दें तो भी वो उसे सिर्फ जिम्मेदारी ही समझेंगे। पूजा को सबसे ज्यादा दुख मेहनत का नहीं था। उसे तो बचपन से ही दुखों को सहने की आदत थी। उसे इस बात से थकान होती थी कि वो जितना अच्छा करती उतना ही उसे और ज्यादा त्याग करने के लिए मजबूर किया जाता। जैसे कि वो गरीब है तो ये उसका कोई गुनाह है और इसीलिए उसे सब कुछ सहना होगा, सबकी देखभाल करनी होगी और सब कुछ बिना किसी शिकायत के और बिना थके करना होगा। एक दिन पूजा ने अपनी सास के कुछ कपड़े धोने के लिए अलमारी से निकाले कि तभी एक पर्ची नीचे गिरी। उसने उठाकर देखा तो उसमें लिखे हुए पैसों को देखकर वो समझ गई कि ललिता देवी ने बिना बताए बाहर से कोई नई दवा मंगवा ली है। घर में इस समय पैसों की तंगी थी। कुछ दिन पहले ही संदीप कह रहा था कि फैक्ट्री में काम कम होने की वजह से इस महीने की सैलरी कट गई है। उस रात पूजा ने अपने पास रखा एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स खोला। उसके अंदर उसने थोड़े से पैसे काफी पहले बचाकर रखे थे, इस इरादे से कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी माँ के घर की टपकती हुई छत को ठीक करवाएगी। उसने उन नोटों को बहुत देर तक हाथ में पकड़े रखा। आखिर में पूजा ने वो पैसे संदीप को दे दिए और कहा कि आप ये रख लीजिए, माँ जी के लिए दवाइयाँ खरीद लेना, दवाई में कमी नहीं होनी चाहिए। संदीप हैरान था। वो कहने लगा, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? पूजा ने बस इतना कहा कि ये मैंने बहुत पहले बचाए थे। उसने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा तो उसके मन में उलझन होने लगी, लेकिन फिर भी उसने बिना कोई और सवाल पूछे वो पैसे ले लिए। उस रात पूजा का मन बहुत दुखी था। उसे अपनी माँ का वो मिट्टी वाला घर याद आ रहा था और अपनी माँ की सिखाई हुई वो सारी बातें याद आ रही थीं। बेटा, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना, भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पर अपने दिल में कभी भी कोई गलत बात मत आने देना। इसी बात ने तो उसे अब तक अच्छे रास्ते पर बनाए रखा था, पर उसे नहीं पता था कि उसके किए गए त्याग के बावजूद ललिता देवी का दिल नहीं बदलेगा, बल्कि उसकी सास के मन में अपनी बहू के लिए नफरत वैसी ही बनी हुई है। ललिता देवी की बीमारी और दवाइयों के चलने के बाद घर में थोड़ी शांति की उम्मीद थी, पर उस घर की जिंदगी अब एक नए और बोझिल दौर में पहुंचने वाली थी। असली तूफान उस शाम आया जिसे पूजा कभी भूल नहीं सकती। उस दिन बहुत गर्मी थी, हवा एकदम रुकी हुई थी, बाग बगीचों के पेड़ भी शांत थे। वह रसोई में काम कर रही थी कि उसने दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल के जोर से रुकने की आवाज सुनी। वो हैरान हुई क्योंकि संदीप कभी इतनी जल्दी घर नहीं आता था, पर जब पूजा बरामदे में आई तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। संदीप का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घबराया हुआ है। पूजा ने आगे बढ़कर पूछा, आप इतनी जल्दी घर आ गए? ये कहते हुए उसने संदीप के हाथ से बैग लिया। संदीप ने कुछ भी नहीं कहा। वो कुर्सी पर जाकर धम्म से बैठ गया और अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, फैक्ट्री बंद हो गई है। ये सुनकर पूजा को झटका लगा। बंद हो गई है? क्या मतलब? संदीप ने गहरी सांस ली और बोला कि फैक्ट्री के मालिक का दिवाला निकल गया है, उसने सारे वर्कर्स को निकाल दिया है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा पसर गया। गांव के किसी भी परिवार के लिए नौकरी खोने का मतलब था कि आमदनी का एकमात्र जरिया खो देना। बगीचों के फलों की बिक्री से घर का छोटा मोटा खर्च ही चल पाता था, बाकी सब कुछ तो संदीप की सैलरी पर ही निर्भर था। इससे पहले कि पूजा कुछ कहती, ललिता देवी कमरे से बाहर आ गईं। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने अपने बेटे के उदास चेहरे को देखा तो पूछने लगी। संदीप ने धीरे धीरे सब बताया।
जैसे जैसे वो सुनती गईं, उनका चेहरा काला पड़ता गया। पर पूजा ने जो कभी नहीं सोचा था, वही उनकी अगली प्रतिक्रिया थी। वो तेजी से पूजा की तरफ मुड़ी, उनकी आंखों में आग जल रही थी। मैं तो तुझे कब से कह रही हूं, जब से ये पूजा इस घर में आई है, हमारे घर पर जैसे मनुष्यत के बादल छा गए हैं। ये सुनकर वो दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसा भी कह सकती हैं। संदीप ने कहा, माँ, इस सब से पूजा का कोई लेना देना नहीं है। पर उस वक्त भी उसकी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। ललिता देवी ने तुरंत संदीप की बात काटी। कैसे लेना देना नहीं है? उन्होंने सीधे पूजा की तरफ उंगली उठाई। जब से ये लड़की इस घर में आई है, मैं लगातार बीमार रहती हूँ। अब तो तेरी नौकरी भी चली गई। इस घर में इससे पहले इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। पूजा की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ऐसी बातों के लिए भी दोषी ठहराया जाएगा। उसने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? पर ललिता देवी अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तेरी गलती? तेरी गलती कुछ है या नहीं? इससे फर्क ही क्या पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया ना। इतना कहकर वो मुड़ी और अंदर चली गई। वहां सिर्फ संदीप और पूजा रह गए। उसने अपने पति की तरफ देखा कि वो कुछ तो उम्मीद भरी बात करेगा, पर संदीप ने गहरी सांस ली और कहा, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दो, प्लीज। उसे कोई तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि वो जानती थी कि संदीप भी परेशान है। अगले कुछ दिन घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। संदीप नई नौकरी की तलाश में हर जगह भटकने लगा। वो सुबह जल्दी घर से निकलता और देर रात तक लौटता, पर छोटे से गांव में नौकरी के मौके बहुत ज्यादा नहीं थे। हर बार जब वो थके हुए चेहरे के साथ घर लौटता, तो ललिता देवी गहरी सांस लेकर कहती, हमारा घर पहले कितना खुशहाल था, लेकिन अचानक इस घर को नजर लग गई। फिर वो पूजा की तरफ तीखी नजरों से देखती, जिससे उसे साफ समझ में आ जाता कि वो इस सारी मुसीबत की जड़ उसे ही मान रही हैं। इस दौरान ललिता देवी का व्यवहार अपनी बहू के प्रति और भी बुरा हो गया। वो सिर्फ उससे काम नहीं करवाती थी, बल्कि कड़वी बातें भी कहती रहती थी। एक दिन उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूजा का दिल सुन्न पड़ गया। क्यों ना पूजा को कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाना चाहिए। उस वक्त उसके हाथ में पकड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा वहीं रुक गया। संदीप ने भी सिर उठाया और बोला, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ललिता देवी ने शांति से जवाब दिया, घर में पहले से ही बहुत मुश्किल है। अगर एक खाने वाला कम हो जाएगा तो कुछ बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये सुनकर पूजा को बहुत दुख हुआ। उसने इन सबके साथ सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की। सास की बीमारी में खूब देखभाल भी की, अपनी बचत से सास की दवाइयां भी मंगवाईं, घर का हर काम किया, पर अंत में उसे ही बोझ समझा जा रहा था। ललिता देवी ने कहा, क्या पता इसके जाने से इस घर की मनुष्यत भी इसके साथ चली जाए। इसके बाद सन्नाटा पसर गया। पूजा को लगा जैसे उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है। जिस घर को इतने समय से संभालने की वो कोशिश कर रही थी, उसने संदीप की तरफ देखा और सोचा कि अब वो क्या कहेगा, पर वो अभी भी चुप था। और ये खामोशी एक ऐसे फैसले का संकेत बन गई जिसने पूजा की जिंदगी को एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। रात हो चुकी थी। वो बड़ा सा घर अंधेरे में डूबा था। बाहर से कीड़ों और मेढकों की आवाज आ रही थी। पूजा बिस्तर के कोने में अकेली बैठी थी। इस घर में बहू बनकर आने के दिन से लेकर अब तक की उसे हर एक बात याद आ रही थी। हर रोज के ताने, हर रोज के ढेर सारे काम और हर बात पर बेइज्जती। वो समय जब उसने अपनी बीमार सास की खूब सेवा की, लेकिन उसे एक शब्द भी तारीफ का नहीं मिला। और सबसे ज्यादा वो दर्दनाक बात, जब से उसके ही पति ने उसे शक भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद संदीप कमरे में आया और वो बोला, तो माँ की बातों का बुरा मत मानो। पूजा ने उदास मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगता। संदीप चौंक गया। पूजा ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। संदीप ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। देखो पूजा, तुम फिर से गलत सोच रही हो। ये सुनते ही पूजा के अंदर कुछ टूट गया। वो ना तो रोई, ना उसने कोई शिकायत की। उसने बस एक सवाल पूछा जो वो बहुत समय से अपने दिल में दबाए बैठी थी। अगर आज माँ सच में मुझे जाने के लिए कहती, तो क्या आप मुझे रोक लेते? कमरे में शांति थी। छत पर लगे पंखे की आवाज ही साफ सुनाई दे रही थी। संदीप ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, घर में अभी बहुत परेशानियां हैं। तुम अगर कुछ समय के लिए मायके चली जाओ तो यही ठीक भी रहेगा। बस इस एक बात ने पूजा को तोड़ दिया। उसकी आंखें खुली थीं, पर एक भी आंसू नहीं निकला। जिस आदमी ने कभी उससे प्यार की बातें कही थीं, जिसने शादी के वक्त उसका हाथ पकड़कर ढेर सारे वादे किए थे, उसने आखिर में अपने लिए
सबसे आसान रास्ता चुन लिया। उसने उसे जाने दिया। बाहर अचानक हवा तेज हो गई। आंगन में लगे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। पूजा उठी। उसने अपनी लकड़ी की अलमारी खोली और कुछ कपड़े निकालकर एक पुराने से कपड़े के थैले में रखे। उसने ज्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि ले जाने के लिए कुछ था ही नहीं। हर चीज जो वो रख रही थी वो बहुत हल्की थी, पर उसका दिल बहुत भारी था। संदीप वहीं बैठा अपनी पत्नी को सामान पैक करते हुए देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर भी चुप था। आखिरी पल तक वो आगे नहीं बढ़ा। बाहर ललिता देवी जाग रही थी। आहट सुनकर वो बाहर आई और अपनी बहू के हाथ में थैला देखकर बड़ी ही लापरवाही से बोली, क्या सच में जा रही हो? पूजा ने सीधे खड़े होकर शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, जी हाँ, मुझे अब लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। ललिता देवी अकड़कर अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गईं, ये दिखाने के लिए कि वो भी उसे रोकने वाली नहीं है। ठीक है, ये घर वैसे भी अभी काफी मुसीबत में है। सब अपने अपने घर चले जाएं तो बोझ भी बहुत हल्का हो जाएगा। इस बात ने पूजा के दिल का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया। उसने अपनी सास को देखा। अब उसे दुख नहीं हो रहा था, बस एक कड़वाहट थी। ये औरत जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, आखिर में बस यही चाहती थी कि वो अपने मायके लौट जाए। बारिश काफी तेज होने लगी और ठंडक भी बढ़ गई। ऐसे खराब मौसम की रात में जब लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं, तब पूजा के लिए ये घर अब रहने की जगह नहीं बचा था। उसने अपनी पुरानी चप्पल पहनी, थैला उठाया और सीधे दरवाजे की तरफ चल दी। संदीप के पास से गुजरते हुए वो एक पल के लिए रुकी। उसे इंतजार था कि शायद वो कुछ कहे या उसका हाथ पकड़ ले या एक बार तो कह दे कि मत जाओ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संदीप चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो आगे नहीं बढ़ा। उसकी यही हिचकिचाहट पूजा के लिए आखिरी जवाब बन गई थी। बारिश में पहुंचते ही वो भीगने लगी। दरवाजे के बाहर की कच्ची सड़क पहले से ही कीचड़ से भरी थी और अब वहां फिसलने का खतरा काफी बढ़ गया था। पूजा धीरे धीरे पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ती रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर के पीछे से रोशनी अभी भी दिख रही थी, पर उसके पीछे कोई नहीं आया। गली के कोने पर उसे एक बूढ़े पड़ोसी मिले जो अपनी बकरियों को छप्पर के नीचे बांध रहे थे ताकि बारिश से बचा जा सके। पूजा को इस तरह बारिश भरी रात में थैला लिए देखकर वो चौंक गए तो बोले, अरे बेटी, तुम इस समय ऐसी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? पूजा ने अपने दुख को छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ललिता देवी के घर की ओर देखा जहां से रोशनी आ रही थी। उन्होंने फिर और कुछ नहीं पूछा, पर उनकी आंखों में पूजा के लिए बहुत दया थी। उन्होंने दीवार पर टंगा हुआ अपना एक पुराना शॉल उतार कर पूजा को दे दिया। ये ले लो बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये देखकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। एक बाहर के इंसान को उस पर दया आ रही थी और उसके अपने घर वाले पत्थर की तरह कठोर हो गए थे। उसने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर आगे बढ़ने लगी। पूजा की माँ का घर ज्यादा दूर नहीं था, पर उस रात पूजा के लिए वो रास्ता कभी ना खत्म होने वाला लग रहा था। कीचड़ उसके कपड़ों पर लग रहा था। हवा की वजह से बारिश के थपेड़े उसके चेहरे पर किसी मार जैसे पड़ रहे थे। कई बार तो वो फिसलते फिसलते बची, लेकिन वो फिर भी संभल कर चलती रही। इसलिए नहीं कि वो बहुत मजबूत थी और उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो वापस मुड़ी तो उसे फिर से उसी जगह पर खींच लिया जाएगा जहां उसे सिर्फ एक नौकरानी समझा जाता था। जब पूजा अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने दरवाजा खोलते ही अपनी बेटी को भीगी हुई हालत में देखा तो वो सहम गईं। वो घबराकर उसे अंदर खींच कर लाईं। हे भगवान, तुम इस समय कैसे आई पूजा? सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही पूजा खुद को रोक नहीं पाई और वो फूट फूट कर रोने लगी। इतने महीनों का धैर्य, इतनी बेइज्जती, इतना दुख, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। अपनी माँ से लिपटकर वो खूब रोई, यहाँ तक कि वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी माँ ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस अपनी बेटी की पीठ सहलाती रही और उनकी आवाज भी भर आई, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारी माँ है ना? बस ये शब्द सुनकर पूजा को लगा जैसे उसे किसी अंधेरी घुटन भरी जगह से बचा लिया गया हो। उस रात बहुत टाइम के बाद पूजा एक ऐसी जगह पर सोई जो भले ही छोटी थी,
गरीबी से भरी थी, पर वहां उसके दिल को सुकून मिला। उधर दूसरे घर में पूजा के जाने के बाद सब कुछ वैसा ही शांत था। ललिता देवी दरवाजा बंद करके सो गई थीं, जैसे कि उन्होंने कोई भारी बोझ उतार फेंका हो। संदीप कमरे में अकेला बैठा रहा और उस खाली जगह को देखता रहा जहां कभी उसकी पत्नी सोई थी। उसे घर खाली खाली लगा, पर उसने खुद को समझाया कि पूजा को कुछ दिन के लिए जाने दो। जब ये मामला शांत हो जाएगा तब की तब देखी जाएगी। उसे ये नहीं पता था कि आज की रात उसकी खामोशी ने पूजा को उसकी जिंदगी से इतना दूर कर दिया था जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूजा के घर लौट जाने के बाद उसके परिवार में सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, इस तरह जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि कुछ लोग जब हमारे पास होते हैं तब हम उनका महत्व नहीं समझते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो खामोशी से हमारे लिए कितना कुछ सह रहे थे और कितना बड़ा सहारा थे। पूजा को नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, पर उसने अपने दिल में एक बात पक्की कर ली थी कि वो अब उस घर में परछाई बनकर वापस नहीं लौटेगी। ललिता देवी को लग रहा था कि अब इस घर में सब कुछ अच्छे से और आसानी से होगा, पर कुछ ही दिन बीते और फिर उस बड़े से घर में ऐसी मुश्किलें आने लगीं जो पहले कभी नहीं आई थीं। पहले हर सुबह जल्दी पूजा उठ जाती थी, वो चूल्हा जलाती थी, खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी, पर अब उसके चले जाने के बाद किचन का चूल्हा ठंडा पड़ा था। ललिता देवी को सेवा करवाने की आदत पड़ चुकी थी। वो सुबह बहुत देर तक काम में लगी रहती, लेकिन फिर भी काम निपट नहीं पाता था। एक दिन तो वो मुर्गियों को दाना डालना भी भूल गईं। मुर्गियों का दरवाजा भी बहुत गंदा पड़ा था, सब तरफ गंदगी बिखरी पड़ी थी। बगीचे की देखभाल भी पहले जैसी नहीं हो रही थी। शुरू के कुछ दिन तो ललिता देवी बड़बड़ाती रही कि बस इतना सा काम है और मुझसे हो नहीं पा रहा, पर कुछ ही दिनों के बाद उन्हें समझ में आने लगा कि पहले ये सारे छोटे मोटे काम पूजा ही करती थी, तभी सब कुछ समय पर हो जाता था। संदीप अभी भी नौकरी की तलाश में हर जगह भटक रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। शाम को जब वो घर लौटता और बिखरा हुआ आंगन, गंदा घर और साधारण सा खाना बना हुआ देखता तो उसे वे दिन याद आ जाते जब पूजा घर पर थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके रहते घर हर वक्त कितना साफ सुथरा और शांत रहता था। एक दिन ललिता देवी जब आंगन की तरफ आ रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया और वो वहीं गिर गईं। अब वहां पूजा नहीं थी जो उन्हें पहले की तरह सहारा देती। संदीप ही तुरंत भागकर आया। उसने अपनी माँ को उठाया और तभी उसे अचानक वो दिन याद आया जब उसकी माँ बीमार पड़ी थी और पूजा अकेले ही उन्हें क्लिनिक लेकर गई थी। लेकिन ललिता देवी ने उस बात का कभी कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि काश कोई मदद करने वाला होता। ये सुनकर संदीप का दिल दुखने लगा। 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन संदीप काम की तलाश में पास के ही इलाके में गया हुआ था। वो सड़क के किनारे बने ढाबों के पास से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ी जहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहां कई सारे लोग आ जा रहे थे और खाने की खुशबू पूरे एरिया में फैली हुई थी। वो आगे बढ़कर देखने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया, क्योंकि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो काउंटर के पीछे खड़ी होकर सारे ग्राहकों को गर्मा गर्म खाना दे रही थी। वो पूजा थी, लेकिन अब पूजा बिल्कुल बदल चुकी लग रही थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, अच्छे से बाल बने हुए थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। ढाबे में ग्राहक लगातार आते जा रहे थे, लेकिन फिर भी पूजा बिना थके बिना रुके खुशी खुशी काम कर रही थी। तभी ग्राहकों में से किसी एक ने जोर से कहा, पूजा बहन के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। ये सुनते ही संदीप दंग रह गया और पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। वो उसकी तरफ आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे समझ आ गया कि इतने समय में पूजा टूटी नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि वो तो अब पहले से भी कई ज्यादा मजबूत होकर अपनी अच्छी जिंदगी जी रही थी। तभी कुछ देर बाद पूजा की नजर उस तरफ पड़ी जहां संदीप खड़ा था। उसने देखा कि वो उसे ही देख रहा है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर कुछ देर बाद बाहर आई और बोली, संदीप जी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन बहुत शांत थी, जिसमें पहले जैसी घबराहट नहीं थी। लेकिन संदीप घबरा गया। वो एकदम से हकलाते हुए बोला कि ओ, मैंने सुना कि तुमने ढाबा खोल लिया है। पूजा ने सिर हिलाया और बोली, जी, छोटा सा ढाबा खोला है। फिर दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे।
संदीप ने भीड़ से भरे हुए ढाबे की ओर देखा और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा कदम भी उठा पाओगी। पूजा हल्के से मुस्कुराई और बोली, जीने के लिए तो करना ही पड़ता है ना संदीप जी, और फिर हिम्मत भी जुटानी पड़ती है। ये छोटा सा जवाब सुनकर संदीप दंग रह गया। उसी रात जब संदीप ने घर जाकर पूजा से मुलाकात की बात ललिता देवी को बताई तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पूजा, और वो भी अपने दम पर, एक ढाबा चला रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद गांव की कई औरतों को इस बारे में बात करते हुए सुना। लोग कह रहे थे कि पूजा का ढाबा तो हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है क्योंकि उसका खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और उसने दाम भी बहुत कम रखे हुए हैं। ये सुनकर ललिता देवी बहुत देर तक चुपचाप बैठी रहीं। अब उन्हें पहली बार वो सारे काम याद आए जो पूजा घर में करती थी। खाना बनाने से लेकर हर एक चीज की देखभाल करना, उनकी बीमारी में सेवा करना और अपनी बचत के पैसों से उनकी दवाइयां लाना, उन सारे कामों को वो पहले उसका फर्ज समझती थी। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वो कितनी गलत थी। एक शाम संदीप ने पूजा से मिलने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ढाबे पर अभी भी भीड़ लगी हुई थी। जब थोड़े से ग्राहक कम हुए तब वो आगे बढ़कर पूजा के पास पहुंचा और बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। पूजा ने उसकी तरफ देखा और बोली, जी कहिए। संदीप ने सिर झुकाया और बोला कि मुझे माफ कर दो। ये सुनकर पूजा हैरान रह गई। फिर उसने धीरे से कहा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर संदीप चौंक गया। पूजा बोली कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने संदीप की आंखों में पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते हुए कहा कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन वो कभी भी हमारी नहीं हो सकती। ये सुनकर संदीप को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। वो समझ गया कि वो पूजा को सच में खो चुका है। उस दिन जब संदीप घर लौटा तो ललिता देवी काफी देर तक बरामदे में बैठी उसका इंतजार करती रहीं। वो भी बाहर की तरफ ही देख रही थी जहां कभी पूजा सुबह उठकर घर का हर काम संभालती थी। उन्होंने गहरी सांस ली। जिंदगी में पहली बार उन्हें सच्चा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस बहू को उन्होंने कभी गरीब और तुच्छ समझा था वही सबसे अच्छी इंसान थी जो कभी उनके घर में आई थी। लेकिन उनके घमंड और नासमझी ने उनके हाथों से हीरे जैसी बहू को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। दोस्तों, रिश्ते प्यार, सम्मान और विश्वास से निभते हैं, घमंड, तानों और अपमान से नहीं। किसी की गरीबी या सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आत्मसम्मान जागता है तो वही इंसान अपनी मेहनत से ऐसी पहचान बना लेता है कि बाद में सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि इसका किसी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई मेल हो जाए तो उसे मात्र संयोग माना जाए। धन्यवाद।